किसान, मजदूर, नौजवान सभी परेशान हैं। तो इसे उखाड़ फेंकने के लिए एक गठबंधन की आवश्यकता है और उस कड़ी में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठित किया गया है। इसमें बात तो काफी दिनों से चल रही है, लेकिन सक्रिय रूप से 18 पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सहमति दी है और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नेतृत्व माननीय बामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कारण यही है कि 75 वर्ष की आजादी में इस देश में विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों एवं जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस स्थिति को सुधारने के लिए शासन सत्ता का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है और वो सरकार बनाने की कड़ी में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया है। तो क्योंकि आज की प्रेस को माननीय बामन मेश्राम साहब संबोधित करेंगे, तो वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। मैंने ये कुछ चंद बातें प्रस्तावना के तौर पे आपके सामने रखी हैं और इसमें भाई ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इंसाफवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर भाई जयप्रकाश भारती जी आए हैं, चंद्रभान सिंह पटेल ये समदर्शी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शत्रुघ्न सिंह निषाद भाई महाराजगंज की धरती से पधारे हैं, ये अभय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई चंद्रसेन भारती जी मुरादाबाद से आए हैं, ये गरीब स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। घनश्याम कोरी जी झांसी से पधारे हैं, ये स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई डॉक्टर अनिल कुमार माने जो बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को गवर्न करेगी कमेटी या उसको सही तरीके से आगे चलाने के लिए जो काम करेगी कोर कमेटी, उसके आप सदस्य हैं। भाई प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब ये इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कानपुर से हैं, यह भी कोर कमेटी के सदस्य हैं। और मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है, मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस कोर कमेटी जो बनाई गई है उसमें मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाई हमारे बीच में मानवर काशीराम साहब जो बहुजन मिशन को जन जन तक पहुंचाने वाले उनके भांजे हैं, वह भी इस मौके पर हमारे बीच में आए हुए हैं। आप पंजाब चंडीगढ़ से चल के आए हैं। भाई ईश्वर दयाल सिंह सेठ ये भारतीय सबका दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मऊ जनपद से हमारे बीच में आए हैं। भाई रस्तोगी जी, आप दिलीप कुमार रस्तोगी जी, पार्टी का नाम राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी, राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी से हैं।
और भाई प्रवीण प्रताप सिंह, ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भाई SK साहू जी, ये राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी है, उसके संयोजक। नहीं, मैं राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष मंडल का सदस्य हूँ जी। और जो कोर कमेटी है उसमें आप सदस्य हैं। अब निशा मेश्राम जी, ये वही राष्ट्रीय महिला मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और आप माननीय बामन मेश्राम साहब, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो अब वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। माननीय बामन मेश्राम साहब। आप लोगों को याद ही होगा कि 30 तारीख को हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की थी। तो ये दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि 18 दलों के लोग उस समय उपस्थित थे और आपको कहा गया था 31 पार्टी के लोग 31 पार्टी के लोग इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में सहभागी है। चार तारीख को दिल्ली में 8 पार्टियों की, जो 18 दलों के अलावा 8 पार्टियों की मीटिंग राजकुमार सैनी जी, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, वो 8 पार्टी के लोग लेकर आए थे मुझे मिलने के लिए। तो ऐसे 18 और 8 लगभग 26 हो रहे हैं। और अलग अलग और 2-4 लोगों से वार्ता चल रही है। वो सारे लोग इस बात से सहमत हैं, केवल औपचारिकता पूरा करना बाकी है। तो अभी हमारे पास जो नाम और अध्यक्षों के साथ 31 लोगों के नाम और पार्टी के नाम अभी हमारे पास है। हो सकता है कि आने वाले इस महीने के एंड तक ये आंकड़ा 35 तक भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी बातें चल रही है। तो इसमें मुख्यतः 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाने का निर्णय लिया गया। ये प्रदेश में गठबंधन के तौर पर काम करेगा और उत्तर प्रदेश के बाहर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा दूसरे प्रदेशों के जो लोग हैं, जैसे जैसे चुनाव आते रहेंगे वैसे वैसे उन लोगों के साथ इसी तरह से उस समय के हालात के अनुसार चर्चा सलाह मशवरा करके उन लोगों को सहभागी कराते हुए गठबंधन बनाए जाएंगे। और इस तरह से ये राष्ट्रीय शब्द यहाँ इसलिए डाला गया क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। हम वामसिक की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है ऑलरेडी। तो इसलिए हम इतने भौगोलिक प्रभाव में काम कर सकते हैं, तो इतने भौगोलिक प्रभाव में हम ये गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं। तो इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये केवल उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए हैं, राष्ट्रीय बात को ध्यान में रखते बनाया गया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को उत्तर प्रदेश का चुनाव मानकर नहीं चल रहे हैं। इसका अर्थ
2024 के लोकसभा के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के लोग 2024 की तैयारी करने के संदर्भ में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो ऐसा लड़ रहे हैं तो हम भी उसी तरह से काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत हम भी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए ही लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया हमारे गठबंधन की मीटिंग में कि महागठबंधन बनाना होगा। पहला बड़ा निर्णय ये लिया गया और उसके लिए महागठबंधन तभी बनेगा जब कोई बड़ी पार्टी इस गठबंधन में सहभागी होगी। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ इस काम के लिए हम लोगों को वार्ता करने के लिए निर्णय लिया गया है और कोर कमेटी के लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो वार्ता कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी वार्ता चल रही है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस के साथ भी वार्ता चल रही है। जो पार्टी पहले इस बात को स्वीकार कर लेगी, कोई भी एक पार्टी इसमें गठबंधन में सहभागी हो जाएगी तो ये गठबंधन नहीं रहेगा, फिर ये महागठबंधन हो जाएगा। महागठबंधन हो जाएगा। मान लो कांग्रेस के लोग सहभागी हो जाते पहले, तो हम पहले घोषित कर देंगे। अगर मान लो समाजवादी पार्टी पहले शामिल हो जाती है तो उसको शामिल कर लेंगे। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद फिर समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें भी इस गठबंधन में सहभागी होना चाहिए, मान लो, तो हमें ऐतराज नहीं है। अभी दरवाजे हम लोगों ने बंद नहीं किए हुए हैं। तो महागठबंधन को विशाल महागठबंधन नाम लगा देंगे, एक विशाल शब्द लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है सब लोगों का कि बीजेपी को अकेले कोई पार्टी कोई अकेले पार्टी परास्त कर लेगी, ऐसा हम नहीं मानते। और कोई ओपिनियन पोल भी अभी तक ऐसा कह नहीं रहा है। हाँ, ओपिनियन पोल ये कह रहा है, जो प्रो बीजेपी ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। प्रो बीजेपी मीडिया ये कह रहा है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये शब्द, मगर अभी क्या करते हैं, मजबूरी की बात है, हमको कुछ बात बोलना पड़ रहा है। प्रो बीजेपी मीडिया ये कह रहा है कि समाजवादी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, तो इससे उनको हिंदू मुसलमान का मामला करने का मौका मिलता है। इसलिए वो प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी को, क्योंकि बीजेपी का प्रो मीडिया जो है वो समाजवादी पार्टी को बैकवर्डों की पार्टी नहीं मानते, वो उसको मुसलमानों की पार्टी मानते हैं और प्रचार भी इसी तरह से करते रहते हैं। इसलिए उनको हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलता है, तो उनके रणनीति में सूट होता है, उसके रणनीति में ये बात सूट होती है। इसलिए वो दिखा रहे हैं कि नहीं, समाजवादी वर्सेस बीजेपी की ही फाइटिंग है, ऐसा वो प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग निर्णय किए कि समाजवादी से भी वार्ता होगी, कांग्रेस से भी वार्ता होगी, वार्ता दोनों से चल रही है। और इस दौरान हमारा जो गठबंधन है 31 तक, ये 35 तक और आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी बातें आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा बात ये निर्णय हुआ कि यदि कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं हो, मान लो समाजवादी से भी गठबंधन नहीं हो, तो फिर हम 403 हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम 403 पार्टी से गठबंधन होगा। पूछने के लिए तो अवसर है ना। हाय अरे तो 1:30 बजे तक भूख है ना भाई, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। आप लोगों को बोलने के लिए तो समय ही समय है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये 403 विधानसभा का चुनाव, अगर किसी से गठबंधन नहीं हुआ तो हमारे पास लड़ने के लिए कम नहीं है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो तो 403 में तैयारी कर ही रहे हैं। उनके तो
विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी भी 403 में बन चुके हैं, और वो एक टांग पर खड़े हैं 403 जगह लड़ने के लिए, 2 टांग पर नहीं, 1 टांग पर खड़े हैं। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 31 लोग आने के बाद तो लड़ने के लिए कोई कमी हमारे पास है नहीं कैंडिडेट की, तो इसलिए ये भी एक फैसला हुआ है। अब मोटी मोटी जो बातें जो है मैंने आप लोगों को बताई है, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो मुद्दे क्या होंगे वो हमने लिखित रूप से प्रेस नोट में बता दिया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए ये कोर कमेटी जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो और तैयार कर रही है। तो अभी आप लोगों को अनुरोध है कि इस लाइट में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। विश्राम जी, बताइए कि 2022 और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपकी पार्टी जी। और आपका ये कहना है कि आपकी जो है कांग्रेस की बात हो रही है, सपा से बात हो रही है, क्या मायावती जी से बात हुई है? मायावती जी ने अपने सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। नहीं, बात हुई है कोई आपकी? नहीं, तो दरवाजा तो तब खटखटाया जा सकता है जब दरवाजा खुला हो। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारे दरवाजे बंद है, हम 403 पर लड़ाई लड़ेंगे अकेले, और हमको किसी के साथ कोई गठबंधन करना नहीं है। अच्छा, मान लीजिए दोनों पार्टियां भी राजी नहीं होती और भाजपा आपको जो ऑफर करती है, आप क्या करेंगे? नहीं, भाजपा के विरोध तो ये मोर्चा बनाया गया इसलिए। और आपकी मांगों को लेके आपकी जो जितनी भी आपके मुद्दे हैं उनको अगर भाजपा मान लेती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? कथनी और करनी में तो बहुत ज्यादा अंतर है ना। नहीं, मान लेती है अगर भाजपा, मानते क्या, आपके वो तो मुद्दों को करती है, वो तो तब बहुत सारी बातें मानती है। अमल में लाने की जो बातें हैं, तो अमल का ही तो सारे इस देश में सारी समस्याएं तो अमल में ही फंसी हुई है। एक फोटो खिंचा दिया जाए। इसका मतलब आप भाजपा से गठबंधन नहीं होगा? नहीं, भाजपा के तो विरोध में बना हुआ ये। हाँ, फोटो खींच लेंगे। एक जरा थोड़ा इनका व्यू कर लेते हैं। नहीं, फोटो करना है? एक फोटो करना है खड़े होकर हमको। हाँ, खड़े होकर। अच्छा, थोड़ा चलो ऐसा फोटो आप फोटो करना चाहते कर लीजिए। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। थोड़ा पीछे कर लीजिए ताकि ये फोटो निकाल ले। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, बामन विश्राम साहब जिंदाबाद, धनगर भैया जी जिंदाबाद। चल, तो ये गठबंधन भाजपा के विरोध में बना है। जी, आपने बताया था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके मुद्दों को अगर वो मान लेते हैं, नहीं, आपके और उनके विचार एक हो जाते हैं, तब भाजपा के आरएसएस के विचार एक हो जाएंगे हमारे उनके, ये तो बात हजम होने वाली नहीं। ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है। मगर पत्रकार बंधुओं को हर प्रकार का सवाल पूछने की पूरी आजादी है। हाँ, वो एक अलग चीज़। हाँ, वो एक अलग चीज़। हाँ, वो आपको क्या जवाब देना है? हाँ, वो बात अलग। जो सवाल पूछने के लिए हमारे एक साथी बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, वो पूछे ही नहीं रहे। अच्छा, ठीक है, ये रहे। अब पूछिए, पूछिए। पूछिए। अब नहीं पूछना चाहते हैं? सवाल जवाब का सत्र शुरू हो गया है। आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग ने थोड़ा देर कर दिया? अगर ये चीज जो चुनाव से पहले होता है, या क्या कमी रह गई जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई है? दोबारा सत्ता में आ गई केंद्र में, आप लोग की कहाँ कमी रह गई जो आप लोग? मतलब आप 2019 की बात आज पूछ रहे हैं, यही नहीं कहना चाहते आप? ये सवाल ही जैसे आप कह रहे हैं ना, आप देरी की बात कर रहे, तो आप बहुत ज़्यादा देरी से सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोगों को 2019 का सवाल 2021 में पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा देरी हो गई, ये प्रासंगिक सवाल नहीं है। हम आपको अनुरोध करते हैं कि कोई प्रासंगिक सवाल जो आज हमने ब्रीफिंग में कुछ बातें कही, उस संबंध में अगर आपके कोई सवाल है
राष्ट्रीय संयोजक जी, हाँ जी, आपने मांग की है ईवीएम के स्थान पर हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और यदि सरकार ये बैलेट पेपर से चुनाव कराती है तो हम क्या करेंगे? बैलेट पेपर पर अगर ईवीएम से चुनाव कराती है तो आप क्या करेंगे? देखो, एक तो थोड़ा आधा मिनट लेकर थोड़ा आपको बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल 2017 को केस लेकर गया था। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा। हैरान करने वाली बात है। ये निर्णय हमने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, तारीख के साथ बता रहा हूं, जजमेंट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। 24 अप्रैल 2017 को, फरवरी 2019 को कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा पेपर ट्रेल मशीन के अंदर से निकलने वाले जो कागज है उनका 50% मिलान करवाया जाए। जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि किसी कैंडिडेट को ईवीएम मशीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है तो पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागजों की रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। यह जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस पर चुनाव आयोग ने अमल नहीं किया। मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की तो ये निर्णय हुआ कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम को पेपर ट्रेल लगाया जाएगा। तो पेपर ट्रेल लगाने का मतलब एक दृष्टि से बैलेट पेपर ही है, क्योंकि जो घोटाला जो होता है मान्यवर, ईवीएम में घोटाला होता है, क्योंकि ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है वोटों का, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। कांग्रेस का वोट बीजेपी के नाम पर, XYZ का वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि रोकने के लिए फिजिकल एविडेंस नहीं है। बैलेट पेपर में मान लो कि कांग्रेस का ठप्पा लगा है, हाथी का ठप्पा लगा है, साइकिल का ठप्पा लगा है, कमल के फूल का ठप्पा लगा है, तो वो ठप्पा लगाया हुआ कागज किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं बहुत फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूँ। इसकी चर्चा मीडिया वालों को ज़्यादा करनी चाहिए, वो कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। ये ट्रांसफरेबल फिजिकल जो समझ रहे ना, हाँ, तो ये एविडेंस, इसलिए ये केस हमने जीता 24 अप्रैल 2017 को, और हमारे केस पर ऑर्डर हुआ 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। जब ये हुआ तब बीजेपी को लगा अब हम 19 का चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया कि भाई आपके साथ तो हमारा समझौता है कि 4 और 9 में आपने घोटाला किया था, तो आप लोगों ने हमको कहा था कि आप चुप रहो। तो आपके कहने पर आप नहीं छापेंगे इतनी सारी बात, मगर बता रहा हूं जानकारी के लिए कि आप 2 बार घोटाला किए। हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिए कि देखो ये घोटाला आपने किया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नाम के साथ बोल रहा हूं, और GVL नरसिंह राव। बीजेपी ने इसके लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का मेंबर बनाया है ताकि चुप रहो, GVL नरसिंह राव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया ताकि चुप रहो, बोलो मत इसके बदले में। तो वो चुप हो गए और
समझौता हुआ कि 2014-2019 में बीजेपी को कांग्रेस समर्थन करेगी, आप घोटाला ईवीएम में करके चुनाव जीतो। अब 14 का तो हो गया, 14 के बाद 19 का लोकसभा के चुनाव के बीच में हमने टांग अड़ा दिया। 24 अप्रैल 2017 को हमने टांग अड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर कि हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। तो अब यह समझ में आएगा कि ईवीएम जो घोटाला करेगा पेपर ट्रेल कागजों में एविडेंस में पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन घोटाला करेगा और कागजों में पकड़ा जाएगा, तो ये मामला खतरे में पड़ जाएगा। तो बीजेपी ने इनफॉर्मल कांग्रेस संपर्क किया कि आपके साथ समझौता था 2 बार का, एक बार तो हो गया है, अब आप ही की जिम्मेदारी है कि ये वामन मेश्राम का मामला जो है टांग अड़ाने का, इसको रोको। तो मेरी टांग अड़ाने के लिए कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागजी मतों का मिलान कराया जाए 50%। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 1% होगा, 50% नहीं होगा। ये तो मैनेजमेंट था सारा, और जिस चीफ जस्टिस ने ये निर्णय दिया उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया बीजेपी ने। ये तो हमसे ज्यादा आप लोगों को, पत्रकार बंधु को, कोई मालूम है, आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे। और आपको ये भी पता है कि उस महिला बीच में 4 निर्णय हुए, हमारी केस थी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें 3 निर्णय हमारे फेवर में थे। जब देखा कि ये तो चौथा निर्णय भी इनके फेवर में आने वाला है, तो बीच में एक महिला को खड़ा कर दिया गया, उसने चीफ जस्टिस पर चरित्र हनन का आरोप लगाया। उसके बाद 7 जज की बेंच बैठी, उन्होंने चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया। जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी बनाई, जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। ये दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष। साला ऐसा कभी दुनिया में हुआ ही नहीं, पहली बार हुआ। तो हम समझ गए कि मैनेजमेंट का मामला है, फैसला हो गया, ठीक है, 1% का। अब चोरी पकड़नी है और 1% में पकड़नी है, मैनेजमेंट कर दिया। 22 तारीख को राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सर्कुलर इशू किया कि 23 तारीख को लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राष्ट्रव्यापी हिंसा होगी, इसलिए सारे देश के पुलिस फोर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया जाए, मिलिट्री को भी अलर्ट कर दिया जाए कि हिंसा होगी राष्ट्रव्यापी चुनाव रिजल्ट के विरोध में। रिटर्न में ऑर्डर है होम मिनिस्ट्री का 22 तारीख को। 23 तारीख के 5 बजे के बाद ऐसे हो सकता है, क्योंकि 8 अप्रैल को ये निर्णय आया 1% का, तो 21 पार्टी के लोगों की गुप्त मीटिंग हुई, उसमें निर्णय हुआ कि शाम को 5 बजे के बाद सारे देश के अंदर जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा चुनाव के रिजल्ट के विरोध में। अब ये खबर लीक कैसे हुई, क्या हुई, ये एक अलग मामला है, मगर 4:30 बजे राहुल गांधी टीवी पर आए और उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं और आपको कांग्रेचुलेशन है। एक भी सीट बीजेपी जीती नहीं थी, केवल रुझान चल रहा था, रुझान में ही राहुल गांधी जी ने कांग्रेचुलेशन दे दिया कि आप चुनाव जीत गए, जबकि रिजल्ट 1 सीट का भी नहीं आया था। क्योंकि निर्णय ये हुआ था कि 5 बजे के बाद कांग्रेस समेत 21 दल के लोग जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो 4:30 बजे बयान देते ही 22 दल के लोगों ने माना कि कांग्रेस ने हमारे पीठ में खंजर खुपसने का काम किया। उसके जो संयोजक थे सुप्रीम कोर्ट में केस डालने वाले, वो चंद्रबाबू नायडू, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके साथ हमारी वार्ता हुई और इस तरह से इस मामले को रफा दफा कर दिया। मगर 4 महीने तक प्रोविजनल रिजल्ट के आंकड़े ऑथेंटिकेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। प्रोविजनल रिजल्ट था चुनाव आयोग का, अरोड़ा का, 4 महीने तक ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, 2 महीने का ही रूल था। और बाद में पता चला कि सारा का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट अभी तक ओपन नहीं है कोविड के नाम पर, नहीं तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। 19 की केस भी मेरी रेडी है, ओपन में जाएगा। वर्चुअल में हम नहीं जाने वाले, ओपन हो नहीं रहा है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट कभी बंद ही नहीं हुआ, यूरोप में सुप्रीम कोर्ट कभी बंद ही नहीं हुआ, सबसे ज्यादा कोविड वहां था फिर भी नहीं बंद हुआ। तो जो आप कह रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको कहा कि ये हमारी लड़ाई जारी है, अभी भी हमारी केस जो है पेंडिंग है। हमारा कहना ये है कि पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग का जो ऑर्डर है 8 अक्टूबर का, अगर वो जारी रहता है तो हमारी मांग कागज के आधार पर, बैलेट के आधार पर वोट करने की जरूरत नहीं है, अगर पेपर ट्रेल मशीन का रिकाउंटिंग का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। अब 2 ऑर्डर हो गए सुप्रीम कोर्ट के, एक 1% मिलान का और एक रिकाउंटिंग का। तो अब मैं केस लेकर जाने वाला हूँ, ये 2 ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे, 2 में से कौन सा जारी रखा जाए। 2 ऑर्डर दिए आप लोगों ने, और 1% से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव होना चाहिए संवैधानिक है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो और वो हो सकता है, पहला जो ऑर्डर है उसी के आधार पर ये काम हमारा चल रहा है। तो थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आपका मूल्यवान समय है, मैं जानता हूँ। आप 31 पार्टी का जो आप ये जी निबंधन कर रहे हैं, इसमें क्या सब पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में? उनका पास्ट इलेक्शन रिकॉर्ड क्या रहा है? हाँ, पीछे इन्होंने कोई मतलब जो इलेक्शन लड़ा है या कोई इनका रिकॉर्ड क्या रहा है? इसमें से 50% पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, 50% पार्टियां अभी चुनाव लड़ेगी। सब रजिस्टर्ड है? कुछ रजिस्टर है, कुछ रजिस्टर्ड प्रोसेस में है। जल्दी कैसे हो जाएगा इलेक्शन? नहीं, कुछ पंजीकृत रहती है, कुछ रजिस्टर्ड है, सभी है। अरे एक पंजीकृत और रजिस्टर एक ही बात है, हिंदी और अंग्रेजी का फर्क है केवल, और कुछ नहीं है। सुनी माने और माने। अब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा भाषा में भी थोड़ा, मैं मराठी भाषी आदमी हूँ, मगर पंजीकृत और रजिस्टर जानता हूँ क्या है। जो 18 हैं ये सब रजिस्टर्ड है, ये 18 पार्टियां रजिस्टर्ड है जो अभी है, सब रजिस्टर्ड। मगर जो सवाल आप कर रहे हैं कि 31 के रेफरेंस में कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा है, कुछ, ये सारी पार्टी चुनाव लड़ा है, उसमें से कुछ लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा है मगर लड़ेंगे अभी। पास कोई अचीवमेंट रहा है किसी पार्टी में? मतलब किसी का हाँ, किसी का 2000, 5000, 10,000 तक का, हमारे तो सब 4। और हमारा जो ये पार्टियां जो है अपने लेवल पर चुनाव इन्होंने किसी ने जीता नहीं है। नहीं, सब जीते, मतलब यूपी में नहीं, यूपी में, केरला में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। हमारा चेयरमैन है स्वतंत्र जनता राज पार्टी। हाँ, हापुड़ जिले में कलकुआ से गीता गोयल चेयरमैन है स्वतंत्र जनता राज। विधानसभा पर चर्चा चल रही है, लोकसभा पे चर्चा चल रही है, पंचायतों में जीते हुए हैं हमारे लोग, पंचायतों में जीते हैं, लोकल बॉडी में, लोकल बॉडीज में जीते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक कहावत है अंग्रेजी में, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ज्यादा लोग आ जाते हैं तो हाँ, ये बात सही है, ये बात मानी हुई बात है, मगर जब ज्यादा लोगों की 44 पार्टियों का बीजेपी में गठबंधन है, 44 पार्टियों का बीजेपी में गठबंधन है ऑल इंडिया में, हमारा 31 का कम है, ज्यादा नहीं है। सपा कांग्रेस इतना टिकट तो देंगे नहीं कि हर पार्टी कुछ चाहेगी, 2-4 टिकट हर पार्टी को मिले तो नहीं, सपा बसपा, हम तो एक तो बसपा से वार्ता ही नहीं कर रहे, सपा कांग्रेस की बात है। सपा और कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, नहीं यही तो बोल रहे हैं आप। अब वो देना चाहते नहीं देना चाहते, ये तो तब आएगा सवाल जब हम टिकट मांगे। हमने कब टिकट मांगा उनको? हमने तो उनको ये बोला है, हम आपको टिकट मांगने के लिए नहीं आए हैं, गठबंधन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। हम कहाँ टिकट मांग रहे हैं उनको? जो टिकट मांगने वाली पार्टियां है वो उनके साथ जा रही है, हमने कोई टिकट मांगने के लिए नहीं गए। नहीं, हम टिकट, गठबंधन पर वार्ता होगी, टिकट पर दूसरे नंबर पर। अगर गठबंधन होती है तो टिकट देने लेने का मामला है। बीजेपी को परास्त करने की दृष्टि से रणनीति बनेगी। एक सवाल
का है, आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ईवीएम का खेल खेल रही है, फिर भी आप कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, एक कहावत है, जैसे इन्होंने कहा, ऐसी एक कहावत ये भी है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमें पता नहीं कैसी ये कहावत पड़ी है, ये तो आप लोग जानते होंगे, मगर ये भी एक कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बीजेपी को परास्त करने ये अगर लक्ष्य रखा जाए तो हमारे गठबंधन में इतनी ताकत तो है नहीं कि हम अकेले ही उनको परास्त कर ले। हमारी कोशिश ये है कि बीजेपी को परास्त करने के दृष्टि से कोई गठबंधन बनाया जाए। हम तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं ना, नहीं तो 403 तो हम लड़ ही रहे हैं, 403 तो हम लड़ ही रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद एक मिनट सर, ये बताइए कि आपके जो मुद्दे हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा है आपका पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, और 26 पार्टी आपके साथ अभी तक शामिल हो गई है। इसमें से इन लोगों की कितनी भागीदारी अभी तक है? किसकी? अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग लोग कितने हैं आपकी? देखो, ये इसमें सुलेमान साहब जो है ये है मुस्लिम के तरफ से, और भी है, और भी पार्टी है मुस्लिम, लगभग 4-5 पार्टियां हैं। और दूसरी पार्टियां जो है यूपी में पीस पार्टी है और तमाम पार्टी है, उनके साथ भी वार्ता चल रही है। हाँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता हो गई है, ओवैसी जी के प्रदेश अध्यक्ष के वार्ता हो गई है, वो राजी है। और मगर कह रहे कि फैसला करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। तो हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए, वो मामला आपका है। वो तो बीजेपी की बी टीम कहलाती है, वो ओवैसी जी को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत, अब ये राजनीति में ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये तो राजनीतिक भाषा है, ये बोली जाती रहेगी। मगर जब गठबंधन में मिल जाएंगे तो बी टीम वाले बीजेपी को परास्त करने में सहयोगी हो जाएंगे, तो बी टीम का ठप्पा खत्म हो जाएगा। जब महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी को परास्त करने के काम में लग जाएंगे। अब जब लग जाएंगे तो फिर ठप्पा खत्म हो जाएगा, बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरे दिन से अगर वो इस महागठबंधन में शामिल हो गए तो दूसरे दिन से बी टीम कहना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी को परास्त करने के काम में लग जाएंगे। हाँ, अकेले लड़ेंगे तो फिर तो सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग कहेंगे, बाकी लोग कहे या ना कहे, मुस्लिम लोग ये कहेंगे। आप कह रहे हैं ना? है? आप भी कह रहे हैं ना? नहीं, आप तो कह ही रहे हैं। मुस्लिम जो है, दोनों जो आपने मुद्दे लिए, बिल्कुल ये देखिए हर जगह जो है कई पार्टियां ऐसी हैं जो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों को, समाज को नहीं जोड़ते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आपने इन लोगों को शामिल किया। ये बहुत पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लोग ही ज्यादा संख्या में हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल इसके समर्थन में है। अब डॉक्टर माने जो है, डॉक्टर अनिल कुमार माने, पीएचडी है, डॉक्टर है, डॉक्टरेट है, ये मतलब झोला छाप डॉक्टर नहीं है, वो वाले पीएचडी वाले डॉक्टर है। तो ये नॉमेडिक टाइप के, इनका तो कोई राजनीति में नाम लिया ही नहीं जाता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नॉमेडिक ट्राइब तो यूपी में मुझे लगता है कि किसी ने सुना ही नहीं होगा, मगर नॉमेडिक ट्राइब की संख्या देश में 8% से कम नहीं है, कहीं कहीं तो ज़्यादा है। 43 जातियां महाराष्ट्र में नॉमेडिक ट्राइब है। और अंग्रेजों के समय में उन लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया था 197 जातियां, यूपी में भी है। तो हम एससी की जो तमाम प्रकार की कैटेगरीज है, एससी, मोस्ट बैकवर्ड एससी और एक्सट्रीम बैकवर्ड में सफाई का काम करने वाली जातियां, उनको भी साथ में रखा हुआ है। और आदिवासी के 2-3 जिले हैं मध्य प्रदेश को लगे हुए, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वो लगा हुआ सटा हुआ एरिया, वहाँ लोग भी हमारे साथ में हैं, ठीक है। हाँ, और तीसरा जो एमबीसी है वो उसका ओबीसी, किसान, राम सुरेश वर्मा जी, उनका जो राष्ट्रीय दल है, किसानों का संगठन है, आंदोलन है, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन है,
11 को, वो भी इसके समर्थन में है। मेरा ऐसा मानना है कि जनवरी 15 तारीख तक 10,000 सामाजिक संगठन इस गठबंधन के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। एनजीओ जिसे एनजीओ कहा जाता है, और हमारी वार्ता चल रही है और लगभग बहुत सारे संस्थाओं से बात हो चुकी है, 10,000 से कम नहीं होंगे। और ये चुनाव पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। अब आपका पूछने वाला रह गया। ये पूछ रहा था कि कांग्रेस के साथ में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, या आपको लगता है कि उनके साथ गठबंधन करने से ईवीएम से आपको भी कुछ फायदा होगा? नहीं, अभी तो ईवीएम से उनको भी फायदा होने वाला नहीं। यहाँ उनको फायदा होने वाला नहीं है। तो ईवीएम से हम लोग फायदा लेना नहीं चाहते हैं। ईवीएम भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसको हम मान्यता नहीं देंगे। मगर पेपर ट्रेल मशीन का 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर उसे अमल में लाया जाता है तो इसे मान्यता देना एक प्रकार से बैलेट पेपर का ही चुनाव है। ओके, थैंक यू। सुलेमान साहब बात करना चाहे? आप कुछ बोलिए। भैया जी बोल ही गए। भैया जी का तो बोलना हो गया है, सुलेमान साहब बोल दीजिए। माननीय काशिफ अपनी की बात पूरी आ गई है। एक सवाल किया गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं कि नहीं। हाँ, मतलब जो है जैसे शामिल हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की कई पार्टियां इस गठबंधन में है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लीग है, इस तरह से और पार्टियां इसमें शामिल हैं। और कुछ लोगों से चर्चा चल रही है, वार्ता भी चल रही है। साहब जी ने कहा कि बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, इस पार्टी के अध्यक्ष से बात हुई है, बात हो रही है, सभी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सारी सामाजिक इकाइयों को गवर्नेंस में प्रतिनिधित्व देने की बात है। जो संकल्प है इस गठबंधन, कोई वंचित नहीं रहेगा, सभी को मुतनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी, जो 75 साल में नहीं हुआ। 75 साल में नहीं हुआ। हमारा वरिष्ठ लोकतंत्र है दुनिया का, अब उसे हमें सार्थक लोकतंत्र बनाना है। तो अन्याय का मामला खत्म हो जाएगा, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, न वंशवाद चलेगा न परिवारवाद चलेगा, सही मायने में समाजवाद चलेगा। एक मिनट, इन्होंने अभी हमारे सुलेमान साहब ने सार्थक शब्द यूज किया है, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ। इंडिया में अभी तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वजूद में ही नहीं आई। मैं खास जो डेमोक्रेटिक जो शब्द है वो ज़्यादा उचित शब्द यूज किया जाना चाहिए, वो है इंडिया में आज तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वजूद में ही नहीं आई। तो हमारी कोशिश जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाए जाने की है। बोलिए। चुनाव के समय ही क्यों होता है सर? चुनाव जब होता है तभी इस तरह का क्यों होता है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये मोर्चा सब उभर के सामने आने लगते हैं? मैं 19 साल की उम्र से अभी 65 चल रहा है और 567 जिलों में संगठन का जाल बना हुआ है। तो 45 साल से डेली काम कर रहा हूँ। आपका हमारी मुलाकात आज हुई है, इसलिए आपको आज पता चल रहा है। मैं भी 15 साल से पत्रकारिता हूँ, पहली बार मैं इस मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तो यहाँ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया, मगर आप लोगों ने हमारी खबर ही नहीं छापी। क्या करें, आपको मालूम होगा तब जब खबर छापेंगे। हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली के प्रेस क्लब में मैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बार भी खबर नहीं छापी। यहाँ भी पिछले बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, एक लाइन की खबर नहीं छापी। 30 तारीख को। अभी हैरान करने वाली बात है कि मीडिया वालों को जो आज़ादी है हम स्वीकार करते हैं, ब्लैकआउट करने की भी आज़ादी है, ब्लैकमेल करने की भी आज़ादी है, ये कोई आज़ादी है? आप हमसे सहमत ना हो मगर खबरें तो छापो। छापेंगे मगर झूठे वादे भी ना करें भाई साहब। जैसे आप हम स्टैम्प पेपर पर लिख के देंगे मैडम, जैसे आपने और आपको
हम जनता को ये अपील कर रहे हैं कि अगर हमने वादा किया और अमल नहीं किया और हमें मान दो बहुमत मिल गया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारे विरोध में केस दायर करो, मुकदमा दायर करो। स्टैंप पेपर 100 रुपए के स्टैंप पर लिखवा कर देंगे। सर जब आपको आज लोग जानेंगे, जब 5 साल नहीं जाने एकदम एट ए टाइम चुनाव के समय आपकी पार्टी उभर के आएगी या मोर्चा उभर के आएगा तो कैसे जनता? ये 18 दल के लोग जो है पिछले 20 साल से काम में लगे हुए हैं। ये लोग 20 साल से काम अभी लगे हुए हैं कि नहीं? आप लोग काम में लगे हुए हैं कि नहीं अपने अपने क्षेत्र में? कितने लोगों ने जाना? जब मीडिया के ही लोग नहीं जान रहे जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं तो आप कैसे कह रहे जनता के बाद जाने? अभी जैसा है, जैसे मैंने कहा कि भारत के मीडिया में इन लोगों की, वंचितों की आवाज भी वंचित है। नहीं, रियल बता रहा हूं। आप लोग वंचितों के पक्षधर है या विरोधी है ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, मगर इन लोगों की खबरें छापी नहीं जाती है, ये बात इस दृष्टि से भी हम वंचित है। ये गलत है आपका कहना। चलो कोई बात नहीं, मान्यवर। मेरा क्या कहना है, आप यही कहिए कि वामन मेश्राम, अरे सुनिए भाई, यही तो गड़बड़ बात है। हम बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वामन मेश्राम ने प्रेस पर आरोप लगाया है और हमने उनके मुंह पर इसे गलत कहा है। चलो यही खबर छाप दो, ये भी खबर छाप दो, हमें कोई एतराज नहीं रहेगा। सर एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार अगर जो है ईवीएम मशीन से काउंटिंग होती है तो इस बार आप अपना विरोध जताएंगे? देखो, हमको ये सवाल अखिलेश यादव जी ने पूछा जब हमारी मुलाकात हुई कि आप बताइए कि ये ईवीएम का मामला, अभी लोग तो बीजेपी के विरोध में हैं, मगर ईवीएम से अगर वो चुनाव जीत ले तो आपके पास उपाय क्या है? तो हमने कहा पहला उपाय आपको बताता हूँ कि यदि आप और हम गठबंधन कर लेते हैं तो दूसरे दिन एक स्टेटमेंट इशू करेंगे कि ईवीएम में घोटाला करके अगर चुनाव जीता गया तो 23 करोड़ जनता सड़कों पर विद्रोहेगी और विद्रोह करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, रिटर्न मेमोरेंडम हम लोग चुनाव आयोग को देंगे कि इसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा। तीसरी बात हमने कहा कि हमारे सारे कैडर को उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित किया जाएगा कि ईवीएम मशीन के घोटाले को कैसे रोका जाए, तो सारी मशीनरी को काम पर लगा देंगे। तो मैंने कहा मैं तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुका हूँ, ये सारी केसेस तो मैं इसको जानता हूँ, रोकना कैसा है, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रक्रिया जानता हूँ, चुनाव विधानसभा लेवल पर कैसे इसको रोकना है, रोकने से क्या क्या होगा, कैसे गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, और ये भय पैदा करना होगा कि अगर ऐसा हुआ तो 23 करोड़ जनता चुप नहीं बैठेगी। जैसे पिछली बार मायावती ने बयान तो दिया था आंदोलन करेंगे, 8 दिन में पीछे ले लिया। 2-3 महीने से मायावती को मैं कह रहा था कि घोटाला होने वाला है, घोटाला होने वाला है, घोटाला होने वाला है। रिटर्न में दस्तावेज दिया उसको, बोली ही नहीं कुछ। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हाँ कांग्रेस और सपा हाँ दो से मोर्चा गठबंधन करेगा, वादा होने पर। हाँ, वरीयता किसको दे रहे हैं आप? हाँ, वरीयता का भी फैसला हुआ कि समाजवादी पार्टी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, ये हुआ, मगर शादी दोनों के सहमति से होती है। हम ही वरीयता दे दे और वो वरीयता में हमारा नंबर ही ना लगावे, वर बहुत ज्यादा है, पसंद करने के लिए उनके पास वर बहुत ज्यादा है। नहीं समझ रहे हमारे? हाँ, सहमति से ना शादी होगी। एक ही लड़की ही कहे कि मुझे पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद है, और लड़का कहे कि नहीं, इस पर हम अभी कोई फैसला नहीं किए है। तो वार्ता करने के लिए संवाद तो लोकतंत्र का प्राण तत्व है, संवाद तो करना पड़ेगा ना। आप तो कह रहे हैं हाँ, समाजवादी पार्टी से वरीयता है, हाँ, एक तरफ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चर्चा है समाजवादी पार्टी मुस्लिम पार्टी है। अभी आपने कहा नहीं, बीजेपी ऐसा मान, आप बात नहीं समझे, इसका मतलब दोबारा बताता हूं। बीजेपी का प्रो मीडिया ये कह रहा है कि समाजवादी से ही हमारी लड़ाई है,
ये उनके लिए मुफीद है, फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा प्रोपोगंडा करने से उनको यूपी में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना आसान हो जाता है। तो प्रो बीजेपी मीडिया ऐसा प्रोपोगंडा कर रहा है, रियलिटी में समाजवादी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। अब शायद क्लियर हो गया। धन्यवाद साथियों। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आरपीएफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये गठबंधन हम सभी दलों के लोगों ने मिलकर के इसलिए बनाया है क्योंकि भारत का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में पड़े हुए हैं। वर्तमान बीजेपी की सरकार जिसने आज सभी के सामने अधिकार वंचित करने का काम किया हुआ है, सभी को अधिकार दिलाने के लिए पीड़ित और प्रताड़ित लोगों ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी दलों ने मिलकर के मेश्राम साहब की सरपरस्ती में ये फैसला लिया है। और निश्चित तौर पर आने वाले 2022 के चुनाव में इसका बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम आने वाला है। बीजेपी को रोकने में हम सभी लोग मिल करके काम करेंगे। मैं इस मौके पर इतना ही कहूँगा। आप सभी लोग पत्रकार बंधु सभी लोग यहाँ पर पधारे, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी की भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पर रहेगी। 403 विधानसभा में हमारी तैयारियां चल रही हैं। अभी परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने प्रदेश व्यापी निकाली। 403 विधानसभा में 2 बार हम लोग जा चुके हैं। तीसरी बार प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर ये बड़ी रैलियां अभी मेश्राम साहब के हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग करने का 18 कमिश्नरियों ने फैसला लिया है, तो सभी लोग मिलकर के अभी हम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। इस मौके पर कोई इतनी बात कह करके मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए। हाँ पूछिए, आइए। और ये बताइए आप लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दे जो है लिख कर दे दिए हैं आपके पास में। मुद्दा ये है कि हम 403 में चुनाव लड़ना चाहते हैं यदि गठबंधन किसी समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से नहीं होता है। 31 पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए। क्या कर रहे हैं? देखो, उसके लिए हम लोगों का कार्यक्रम है रोजगार के बारे में। जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, वो तो रोजगार खत्म करने की बात है। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही है मगर वो रोजगार के बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कम से कम रोजगार का काम कर रही है। तो सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां भारत में आ रही है उसके शर्तें लगाकर इनवाइट किया जाए कि आपको इतनी बड़ी कंपनी है, इतना 1000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है तो इतना रोजगार आपको देना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट के साथ तो ही इनवाइट किया जाएगा। तो आपकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सभी सीटों चुनाव लड़ेगी। 403 में यदि हमारी नहीं, ये 31 पार्टी की गठबंधन आपका। हाँ, यदि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन का है? नहीं, आम आदमी से बात नहीं चल रही। अगर आपकी सरकार आती है तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगे आप बताइए? पत्रकार लोग लिख कर दे दे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाल देंगे। नहीं, आप करेंगे क्या? आपको सवाल पूछूं, उसका जवाब दीजिए। अब पत्रकार लोगों की अगर कोई खास डिमांड है तो विचार करेंगे, उनके लिए तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने डिमांड की बात नहीं की, मैंने कहा आप अपनी तरफ से कुछ बनवा कि हम पत्रकारों के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे। जो पत्रकारों के लिए 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि उनके लिए फ्री और फेयर वातावरण जिसके तहत वो किसी दबाव में पत्रकारिता ना करे, ऐसा वातावरण बनाएंगे। दूसरी बात, पत्रकार भी पारिवारिक आदमी होता है तो उनको उनकी कॉलोनियाँ होनी चाहिए, उनको भी ज़मीन के पट्टे दिए जानी चाहिए 1 रुपये में, ताकि वो अपना घर बना सके। जिंदगी भर लोकतंत्र की सेवा करता रहता है तो उसको ये दिया जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, 60 साल के बाद यदि पत्रकार रिटायर होना चाहता है तो सरकार की तरफ से उनके पेंशन की व्यवस्था करने के लिए ये 3 बातें जो है हम करेंगे। तो ये आश्वासन की छुट्टी रहेगी या सरकार ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया जाएगा 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, और ये कहा जाएगा मान्यवर, ये कहा जाएगा कि यदि हमने पूरा नहीं किया तो
हमारे खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाए। हम वादा उतना ही करेंगे जितना पूरा कर सकते हैं। हम ये नहीं करें कि चुनाव जीतने के बाद रेफ्रिजरेटर देंगे, टीवी देंगे, लैपटॉप देंगे, ये नहीं कह रहे। जो कर सकते हैं वही कहेंगे।